देखो कोई डाउट्स जो डिस्कशन कर रहा था उसमें बाकी हो 53 उसको समझते हैं। आपको एक फंक्शन दे रखा है 2 माइनस साइन 1/x इंटू मॉड एक्स, तो फिर तो मॉड एक्स हटा देंगे तो दो पॉसिबिलिटी है ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 लोगे तो मॉड एक्स एक्स बन जाएगा और लेस देन 0 लेंगे तो मॉड एक्स माइनस एक्स इक्वल 0 के लिए 0 दिया हुआ है। ठीक,
आपको चेक क्या करना है कि ये जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक कहाँ होगा। मोनोटोनिक का मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और नॉन मोनोटोनिक मतलब कि जो चेंज उसकी टेंडेंसी जहाँ पर चेंज होती रहेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि हमेशा इंक्रीज होगा या हमेशा राइट। तो अब पता कैसे चलेगा कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं, तो उसके डिफरेंशिएशन से पता चलेगा राइट। बट इसका जब आप लोग डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको पता चलेगा बेस्ड ऑन नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन पहले कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करो तो 2x माइनस x इंटू साइन 1/x, तो साइन 1/x डिसकंटिन्यूस है, ऑसिलेटिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूस, बट मल्टीप्लाई में कौन है x, और उसकी वजह से बच जा रहा है राइट। तो ये भी कंटिन्यूस हो रहा है और ये भी, इसका भी आंसर 0 आ जाएगा और इसका भी आंसर, और x इक्वल टू 0 पे तो 0 किया हुआ है और फंक्शन कंटिन्यूस तो है। पर फंक्शन की जब आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे, तो फंक्शन का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे है ना। नॉर्मल अगर डिफरेंशिएट कर लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 2 माइनस साइन 1/x ऐसे ही, x का डिफरेंशिएट 1, फिर x ऐसे इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2 का 0 साइन 1/x का cos 1/x इंटू 1/x का माइनस 1/x राइट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 2 माइनस साइन 1/x और यहाँ पर बचेगा cos 1/x डिवाइड बाई x। ये कब की बात है, जब x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0 को तो फर्क किसका आएगा, इस माइनस से फर्क आता होगा, बाकी डिफरेंशियल सेम टू सेम रहेगा, सही है राइट। अब ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, अगर वो हमें चेक करना है कि फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया। बट जब आप डिफरेंशियल चेक करोगे तो ये sin 1/x मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम ये भी है ना कि x अगर ग्रेटर देन 0 रखोगे तो sin 1/x की वैल्यू कुछ तो होगी, बट क्या होगी वो हम लोगों को पता नहीं है राइट। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी आएगा, cos 1/x अपॉन x जो है, तो cos 1/x की जो वैल्यू होगी वो हमें पता नहीं है। मतलब ये फंक्शन को पूछे कि डिफरेंशिएबल है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ठीक है ना। फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी की जहां तक बात है, तो हमें पता है कि क्रिटिकल पॉइंट जो होते हैं जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और इक्वल टू 0 तो भी चलेगा, डिफरेंशिएबल नहीं हो तो भी चलेगा राइट। तो अगर ये 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, डजंट मीन कि उसका मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम होता है। क्रिटिकल पॉइंट में ऐसे ही तो पॉइंट आ जाएंगे जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है राइट। तो अगर ये फंक्शन अगर 0 पे अगर मतलब नॉन डिफरेंशिएबल है, तब अगर मुझे चेक करना है कि फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं, तो मोनोटोनिक के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, f डैश ऑफ x का जो ये आंसर आएगा, तो अगर ये पहले x ग्रेटर देन 0 की बात करते थे, इसकी जो ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू के लिए अगर हम लोग कुछ भी डिफाइन कर पाए कि भाई ये आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होगा या हमेशा नेगेटिव ही होगा, तो फिर हम बोल पाएंगे कि फंक्शन मोनोटोनिक है राइट। तो ये फंक्शन 2 माइनस साइन 1/x प्लस cos 1/x अपॉन x का आंसर पॉजिटिव वैल्यू की क्या होगा, साइन 1/x का रेंज क्या होगा, मतलब वैल्यू नहीं पता, बट हमें ये तो पता है -1 और 1 के बीच में। अब -1 से 1 की वैल्यू को अगर आप 2 में से माइनस भी करते हो तो भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा राइट। cos 1/x -1 से 1 के बीच में कुछ तो होगा, सही है ना, -1 से 1 के बीच में होगा, ये हमें पता है, और डिवाइड बाई x, अगर x और x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर -1 से 1 की और x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 बोल रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, बट cos 1/x की वैल्यू तो पॉजिटिव भी हो सकती है। तो मुझे कैसे पता कि इस पूरे का आंसर जो होगा, अगर cos 1/x अगर पॉजिटिव आ गया तो मैं बोल सकता हूँ कि पूरा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। पर cos 1/x अगर नेगेटिव हुआ तो फिर ये पॉजिटिव होगा ये वैल्यू। अब ये कैसे पता है किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो ये तो पता ही नहीं चलेगा किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है। इसकी वैल्यू अगर मुझे कोई बोले कि साइन 2 माइनस साइन 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोल सकता हूँ साइन 1/x -1 और 1 के बीच में, तो -1/x भी -1 और माइनस को मल्टीप्लाई करूँ तो इक्वलिटी चेंज हो जाएगा। उसको अगर मैं 2 ऐड कर लूं तो क्या होगा, 1 से लेके 3, तो इसका तो मुझे रेंज पता है, पर इसका रेंज नहीं पता मुझे। cos 1/x अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये भी नहीं पता। अगर वो पता चल भी जाए, वो पता चलेगा भी नहीं, और पता चल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी वैल्यू जो है ये -1 और 1 के बीच में, अगर x की वैल्यू आप पॉजिटिव ले रहे हो पक्का है, तो पॉजिटिव वैल्यू में अगर आपने कोई पॉइंट की वैल्यू ली,
अगर x की वैल्यू अगर आप लोगों ने कोई पॉइंट में लिया, सपोज 0.01 ले लिया मैंने, तो फिर तो 100 तक चला जाएगा और इंटू में cos 1 by x रहेगा। तो इसलिए हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा है कि छोटा है। तो मैं बोल ही नहीं कहूंगा कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। मैं डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो मैं बोल सकता था कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब है कि वो टेंडेंसी पता करने के लिए आप लोगों को इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, जो हमें नहीं पता है। तो हो सकता है कि वैल्यू इंक्रीज भी हो रहा होगा, ये वैल्यू डिक्रीज भी हो रहा होगा, और सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी आएगा, राइट। अगर ये पता चल जाता, ये अगर नहीं होता सपोज इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही होता, तो हम बोल सकते थे कि हमेशा पॉजिटिव होगा और ये हमेशा, तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए और लेस देन 0 के लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, और 0 पे आके वो 0 हो जाएगा और वहां से अपनी चेंज कर लेता होगा। तो फिर एक रेंज मुझे पता चल जाता है कि -∞ to 0 में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, -∞ to 0 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, 0 to ∞ में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ये पार्ट की वजह से हम बोल नहीं पाएंगे कि ग्रेटर देन 0 होगा कि लेस देन 0 होगा। तो ये फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को। इट मींस ये फंक्शन कैसा होगा, नॉन मोनोटोनिक होगा। इसमें होगा cos 1 by x अपॉन x हमारा प्रॉब्लम है, तो इसको ठीक करना है। पॉसिबल है कि मोनोटोनिक बनेगा, मोनोटोनिक बन रहा है, पॉसिबल तो है ना, पर कंफर्म क्या है, हम तो स्टेटमेंट वही दे पाएंगे जो जनरलाइज हो। अगर आप कंफर्म हो कि भाई cos 1 by x अपॉन x होगा हमेशा पॉजिटिव ही होगा, या उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव भी होगी तो बट इसके मैग्नीट्यूड से हमेशा बड़ा ही होगा, ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप? कौन सा 123? Let a rectangle ABCD of sides 2 and 4 be inscribed in another rectangle PQRS. So that's the vertex of the rectangle. ओके, देखो ना क्वेश्चन क्या दिया है 123 में, लेट अ रेक्टेंगल ABCD ऑफ साइड्स 2 and 4 inscribed in another rectangle PQRS such that the vertices of the rectangle ABCD जो रेक्टेंगल है कहाँ पर है बोला गया है क्वेश्चन में, PQRS के इंस्क्राइब्ड है, और ABCD चारों वर्टाइसेस जो है वो आप लोगों का PQRS के साइड्स पे है ना। So that the vertex of the rectangle ABCD lies on the sides of the rectangle PQRS. Let A and B be the sides of the rectangle PQRS when the area is maximum. किसका एरिया की बात कर रहे हैं? ABCD का एरिया तो ABCD का एरिया फिक्स नहीं होगा, PQRS का एरिया आपको मैक्सिमम चाहिए। PQRS का एरिया आप लोगों को मैक्सिमम चाहिए, जहाँ पर आप लोगों का साइड का लेंथ भी दे रखा है, ये आप लोगों का A है, तो ये आप लोगों का B, तो डिफरेंशिएट किसका करना है? ये मैक्सिमम आना चाहिए, राइट।
तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो जो भी ए और बी निकलेगा लास्ट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड करते थे, इसका डिफरेंशिएट करना है, फिर ए प्लस बी का स्क्वायर मिल जाएगा, ए और बी मिलेगा। तो ये जब मैक्सिमम होगा उसके लिए ए और बी की वैल्यू क्या होगी बता सकते हैं। तब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपके पास दो वेरिएबल है ए और बी, इस एक को हटाना होगा। कैसे हटाएंगे, आपको क्या लग रहा है कैसे हटाओगे? आपके पास अभी क्या है, एबीसीडी के डायमेंशन है, ए टू सी एक डायग्राम बना देंगे और बी टू भी एक डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तो साइड के ट्रायंगल्स में फंसा हुआ तो ये और ये कहाँ पता है? इसमें क्या करना चाहिए हमेशा से क्वेश्चन में, एंगल थीटा है, क्या लिखे करना चाहिए हर क्वेश्चन में थीटा। जब कोई कुछ भी रेंज लोगे तो दो अननोन और जोड़ोगे है ना। आपको क्या करना चाहिए, कोई एक एंगल लेके चलो, सपोज मैंने इसको थीटा लिया, ये हाइपोटेनियस है तो ये लेंथ मिलेगा आपको, cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये एक क्यू किसके बराबर हो जाएगा, 4 cos थीटा, करेक्ट। अगर ये थीटा है, ये रेक्टेंगल होने की वजह से 90 है, तो ये कितना, तो वापस cos लगाओ, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, cos 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा 2 sin थीटा। हमें ये पता चल गया कि a जो है वो 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा के बराबर है। a थीटा के टर्म्स में आ गया, अब b भी थीटा के टर्म्स में कर लेते हैं। ये थीटा, ये 90, तो ये कितना, तो यहाँ पर जब मैं sin 90 माइनस थीटा सॉरी cos 90 माइनस थीटा आप लेकर मुझे ये एडजेसेंट साइड, ये हाइपोटेनियस, cos 90 माइनस थीटा कितना sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 4 sin थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना थीटा, और ये लेंथ कितना है आप लोगों का 2, रेक्टेंगल तो ऑपोजिट लेंथ तो सेम ही होगा। और अगर ये थीटा है तो cos थीटा इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा जो किसकी वैल्यू है b की, तो b कितना आया 4 sin थीटा, 4 sin थीटा प्लस, तो ए और बी मुझे दोनों थीटा के टर्म्स में मिल गए, तो ए और बी की वैल्यू 2 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इंटू 4 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। सिंगल वेरिएबल आ गया थीटा, ब्रैकेट पहले तो ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 8 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा, तो ये बचेगा 4 2 जा, हमारे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 4 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ पर 16 sin थीटा cos थीटा, 18 ना, अगर 20 sin थीटा cos थीटा, ये हो जाएगा आप लोगों का 8 प्लस 10 sin 2 थीटा, सही है। तो अगर इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें dA by d थीटा, तो 8 का डिफरेंशिएशन 0, 10 sin 2 थीटा का 20 cos 2 थीटा स्टेशनरी पॉइंट के लिए इक्वल टू 0, cos 2 थीटा कब 0 होगा जब 2 थीटा इक्वल टू π/2, वैसे तो cos 2 थीटा बहुत सारी जगह पर 0 होता है, π/2 का 3π/2 में भी 0 होगा, बट थीटा नहीं होगा ना 3π/2, है ना। तो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर थीटा π/4 है तो a कितना हो जाएगा 2/√2 प्लस 4/√2, 6/√2 हो जाएगा ना, 3√2, और ये भी क्या होगा 3√2 ही होगा, और a प्लस b 3√2 प्लस 3√2 6√2, 6√2 का स्क्वायर 72, 123 कर तो फिर ऐसे क्वेश्चन में हमेशा थीटा लेके करो जल्दी होगा। 127 तो
देखते हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में 127 में आपको काफी कुछ तो दिया हुआ है, जैसे कि आपको ये बोल दिया गया कि f of x इक्वल 1/x⁻² की जो मैक्सिमम वैल्यू वो x इक्वल 1/e पे मिल जाएगी। मतलब मुझे ऐसा नहीं कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रही ढूंढना है, वरना तो डिफरेंशिएट भी करना पड़ता, जीरो के साथ इक्वेट भी करना पड़ता, वो सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने दे दिया कि 1/e उसका कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है। अगर 1/e अगर उसका मैक्सिमम पॉइंट है तो हमें पता है कि मैक्सिमम अगर नंबर लाइन पर अगर इसको प्लॉट करो तो अगर ये मैक्सिमम पॉइंट है तो dy/dx कैसे जाता है, +2 माइनस जाता है, तभी ये मैक्सिमम पॉइंट बनता है। अगर ये +2 माइनस जा रहा है इसलिए 1/e के पहले ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग, सही है। ये dy/dx की नंबर लाइन है ना, f' की नंबर लाइन है, f' यहाँ पॉजिटिव है मतलब क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग है, 1/e के पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब इन्होंने हर ऑप्शन में पाई और ई को कंपेयर किया हुआ है। अगर नॉर्मली अगर मैं पाई और ई को कंपेयर करूं तो पाई बड़ा होगा इससे, पाई की वैल्यू 3.14, ई की वैल्यू 2.11, तो ये इससे बड़ा है। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी 1/पाई लेस देन 1/e होगा, और 1/e से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। मतलब इसका मतलब कि उसके पहले अगर मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि 1/e के पहले की बात करो। हाँ, 1/e के बाद की बात करता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। बट 1/e के पहले की बात कर रहा हूँ तो जैसा रिलेशन डोमेन का होगा वैसा रिलेशन उनके रेंज का होगा। f of 1/π f of 1/e से छोटा होगा। f of 1/π मतलब क्या, यहाँ पर 1/π रखोगे तो क्या हो जाएगा, π/2/π, और 1/e के लिए क्या हो जाएगा, e⁻² 2/e। ये ठीक है। ये 2/π का 1/π उस तरफ जाएगा तो पावर जब दूसरी तरफ जाता है तो रेसिप्रोकल होके जाता है, स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो क्या होके जाता है, स्क्वायर रूट, मतलब 1/2 होके जाता है। ये 1/π दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होके जाएगा, पाई, क्या होके जाएगा, पाई, और 1/e दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होके जाएगा, e, तो क्या हो गया, π/2e जो होगा वो e⁻² से छोटा होगा, है ना। तो ये वैसे तो आपका आंसर ही आया, बट उन लोगों ने दोनों तरफ से फिर स्क्वायर रूट भी ले लिया, मतलब π² दोनों तरफ का स्क्वायर भी कैंसिल कर लिया है। तो π/e जो होगा वो किससे छोटा हो जाएगा, e⁻π से छोटा हो जाएगा। इसमें तो फिर भी इजी था, नहीं तो नॉर्मली ये क्वेश्चन कैसे है कि इस तरह से पूछते हैं कि आपको थोड़े फंक्शन दे देते या फिर स्टेटमेंट दे देते, फिर बोलना होता है कि ट्रू है कि फॉल्स। आपको बोल देंगे कि π/π इज लेस देन e⁻e, तो ये तो चलो π/π नहीं, π/π देंगे तो फिर बहुत सिंपल हो गया, π/e इज लेस देन e⁻π, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना होगा। π/e e⁻π से छोटा होगा कि बड़ा होगा, यदि दिया हुआ हमें बताने कि ट्रू है कि फॉल्स है, जैसे देख के थोड़ी पता चलता है। पाई की वैल्यू 3.14 है बट उसका पावर, और यहाँ पर ई की वैल्यू छोटी बट उसका पावर इससे बड़ा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि पाई और ई को तो मैं एक साथ सोल्व नहीं कर सकता, तो मैं पहले पाई और पाई को साथ करूंगा, पाई उस तरफ जाएगा तो 1/π होगा और ई इस तरफ आएगा तो इसमें कि मैं कंपेयर करूंगा π/1/π और e⁻1/π को कंपेयर करूंगा, ऐसे वैल्यू तो फाइंड ही कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा x⁻1/x का,
तो मुझे यहाँ से पता चलता है कि ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्स रेस टू 1/x की बात कर रहे हैं। फिर एक्स रेस टू 1/x में पता कर लूंगा कि कहाँ इंक्रीज हो रहा है और कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने से पहले लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग लगाओगे तो क्या होगा, ये 1/x log x, राइट। log y का डिफरेंशिएशन 1/y dy by dx, 1/x से c log x का डिफरेंशिएशन 1/x से log x से c 1/x का माइनस 1/x, दोनों में से क्या कॉमन, और ये y को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। y मतलब कौन, x रेज़ टू 1/x, और यहाँ पर और क्या कॉमन 1/x स्क्वायर, तो क्या बचा अंदर 1 माइनस log x। अब ये पूरा फंक्शन कब पॉजिटिव का कब नेगेटिव का, ना तो इस पे डिपेंड करता है, क्यों इस पे डिपेंड क्यों नहीं करता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो हमेशा ये भी पॉजिटिव और 1/x स्क्वायर भी, इसलिए कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। 1 माइनस log x 0 कब होता है, जब log x 1 होगा, और log x 1 कब होगा, जब x इक्वल टू e होगा। इसका किसका x टेस्ट पॉइंट है कौन, e, log 1 होता है ना। अब e से बड़ी वैल्यू, अगर e पे अगर ये 0 दे रहा है तो इससे बड़ी वैल्यू पे ये पूरा आंसर नेगेटिव होगा, क्योंकि log की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी। क्यों ऐसा, क्योंकि log का बेस अगर e है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब log e पे 1 दे रहा है तो इससे बड़ी वैल्यू पे 1 से बड़ी वैल्यू देगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर तो हमें क्या पता चला कि e के बाद वो डिक्रीजिंग होगा और e के पहले वो इंक्रीजिंग होगा। फिर मैं कंपेयर कर लूंगा पाई और e के बीच में, पाई बड़ा या e बड़ा, पाई बड़ा 1 बड़ा, पाई बड़ा e से, और e के बाद क्या हो रहा है, क्योंकि पाई अगर ग्रेटर देन e है तो अगर इसमें अगर मैं फंक्शन अप्लाई करूं, f अप्लाई करूं, तो मेरी इनइक्वालिटी चेंज होगी या सेम रहेगी, चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि e के बाद क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो e के आगे वैल्यू और छोटी हो गई होगी, इनइक्वालिटी चेंज साइन चेंज हो जाएगा। f ऑफ पाई कितना, पाई रेज़ टू 1/पाई, और f ऑफ e कितना, e रेज़ टू 1/e। अब ये पावर को दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो पाई रेज़ टू e इज लेस देन e रेज़ टू पाई स्टेटमेंट। तो हमें जब ऐसा इनइक्वालिटी होगा तो एक फंक्शन बना के फिर उसमें आप लोगों को वो चेक करना पड़ेगा फंक्शन कहाँ पर इंक्रीजिंग और कहाँ पर डिक्रीजिंग, करेक्ट। तो इसमें इजी ये था कि आपको ऑलरेडी 1/e की वैल्यू दे रखा था, तो उतना काम हमारा बच गया। नेक्स्ट नाइन्टी थ्री इसमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, ऑप्शन ए ऑप्शन तो ए का तो हो गया। आपको ये बताना है कि नीचे में से कौन सा करेक्ट नहीं है, और पहला ऑप्शन है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को लेकर। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो डिफरेंशियल से पता कर लेंगे, है ना, पर आगे भी उसकी जरूरत पड़ेगी तो कर लेते हैं। 4x माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर का 4x और 4x का 4 का 0, राइट। ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 टाइम, अच्छा 4 कॉमन लोगे तो ये भी तो x माइनस 1 होगा, है ना, और एलसीएम लोगे तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब दोनों में से क्या कॉमन है, 4, क्या रहेगा 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1,
डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये 1 और 1 कट, यहाँ से क्या कॉमन x, तो अंदर बचेगा 2 माइनस x, ये माइनस 1 प्लस 2x हो जाएगा, 2x माइनस x स्क्वायर, x कॉमन लिया तो क्या बचा होगा 2 माइनस x डिवाइड बाई x माइनस 1 नंबर लाइन पे 0, 1 और 2 3 पॉइंट आएंगे, 2 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो नेगेटिव, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग। अब देख लेते पहला ऑप्शन, बोला है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा 1 से 2 में, सही है, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा 2 से इनफाइनाइट में, ये वाला पार्ट क्यों आया ही नहीं, उन्होंने सिर्फ ये वाला पार्ट बोला कि यहाँ इंक्रीजिंग है यहाँ डिक्रीजिंग है, इस वाले पार्ट को क्यों बात ही नहीं कहो, क्योंकि लोकल डोमेन भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो वैसे भी हमें पता था कि ग्रेटर देन 1 की बातें होगी, ये वैसे भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने बाद भी 1 के बाद वाली की है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू हो गया, उनको ढूंढना तो कौन सा गलत है। अब सेकंड वाला बोला है कि f of x equal to -1 is exactly 2 solution, f of x equal to -1 is exactly 2 solution। ओके देखो 93 का फर्स्ट वाला पार्ट तो ट्रू हो गया था ना, हमने चेक कर लिया तो सही होगा। अब बी वाले पार्ट में बोले कि f of x equal to -1 is exactly 2 solution,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 लिखो तो सोल्व करने से रहेगा, पॉसिबल ही नहीं। लोगरिथमिक फंक्शन और एक अलजेब्रिक फंक्शन है साथ में, तो सोल्व नहीं होगा, है ना। कोई फॉर्मूला तो लगेगी, जिसका लिखिए ये आप लोगों को ग्राफ से होगा। अब इसके हिसाब से मैंने टेंडेंसी पता कर ली है। 1 से 2 के बीच में फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। 1 पे ये फंक्शन क्या देगा, इनफाइनाइट, क्योंकि 1 पुट करोगे तो log 0 इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, ये जो x इक्वल टू 1 की जो लाइन होगी ना, उसका एसिम्प्टोटस होगा, उसको टच नहीं कर पाएगा, राइट। पर 1 से लेके 2 तक वो इंक्रीज हो रहा होगा। जब इसमें 2 पुट करके चेक किया कि भाई 2 पे ये क्या आंसर दे, क्योंकि 1 से 2 तक इंक्रीज होगा, जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करोगे वैसे से आपका आंसर इंक्रीज होने वाला है। 2 जब पुट किया तो log 1 हो जाएगा, ये जो 0 होगा, है ना। फिर यहाँ पर 2 पुट किया तो 4 2 जा 8 और 8 माइनस 8 कैंसिल हो गया तो +5 आएगा। 2 पे आंसर कैसा है, 5। 1 पे क्या दे रहा था, -8। वहां से वो इंक्रीज होना चालू हुआ, 2 तक इंक्रीज होता रहा, फिर 2 पे जैसे ही पहुंचेगा वहां से अपनी टेंडेंसी चेंज होगा, फिर आगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, फिर वो हमेशा नीचे आता रहेगा, फिर वो ऐसा नहीं कि कभी ऊपर चला जाए। 2 के बाद वो डिक्रीज हो रहा है और 1 से लेके 2 तक वो इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट, राइट। और आप लोगों को दूसरा सामने क्या था, किसके साथ उसका सॉल्यूशन चाहिए था, y इक्वल टू -1 के साथ। तो मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू -1 से एक लाइन बनाऊंगा और ये चेक कर लूंगा कि y इक्वल टू -1 की लाइन और ग्राफ एक दूसरे को क्या 2 पॉइंट पर कट करेंगे, तो करेंगे। एक बार यहाँ से ऊपर गया तब कट है, फिर एक बार जब वापस नीचे आएगा तो फिर तो नीचे आता ही रहेगा और एक बार कट करेगा, इस तरीके से कंप्लीट हुआ, ठीक है। थर्ड वाला मैंने किया नहीं है क्योंकि इसमें के लिए तो आपको इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर वो वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि एफ डैश और एफ डबल डैश की बात है, तो दोनों में एक साथ तो कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर तो वैल्यू पुट करके करना पड़ेगा। डी वाला जो है वो हम लोग पता कर सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है रूट इन द इंटरवल ई टू e+1, इसका मतलब ई और e+1 दोनों 2 से बड़े हैं, दोनों 2 से बड़े हैं ना, तो e बड़ा या e+1 बड़ा, e+1 बड़ा, e+1 अगर e से बड़ा है और 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो अगर मैं फंक्शन f अप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। और f ऑफ हमें ये पता चल रहा है कि f ऑफ e+1 जो है वो f ऑफ e से छोटा होगा ना। अगर आपको ये पता करना है कि e और e+1 के बीच में, e और e+1 के बीच में इसका कोई रूट है कि नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा, भाई इतना ही मतलब होगा ना कि f ऑफ e में उसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए और f ऑफ e+1 में उसका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर आप पॉजिटिव से लेके, क्योंकि e आप लोगों का यहाँ होगा तो e+1 आपका फिर यहाँ आना चाहिए, तभी वो उसके बीच में सॉल्यूशन देगा आपको। तो आपको बस ये पता करना है, एग्जैक्ट नंबर की भी जरूरत है, एग्जैक्ट आंसर की जरूरत है, आपसे जितना भी पता कर लोगे पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला तो पता चल जाएगा। तो हम एफ ऑफ ई पता कर लेंगे और एफ ऑफ e+1 पता कर लेंगे। मैंने पूरा सोल्व नहीं किया तो वो पता चल जाएगा आप लोगों को पता करोगे तो सी और डी आप लोगों को वैल्यू थोड़ा पता करके, सी पहले पता कर लो, सी अगर फॉल्स हो जाता तो फिर डी पता ही मत करना, है ना। दोनों पता करने की जरूरत है, डी पता किया पहले और डी अगर आपका सही हो गया तो सी गलत हो जाएगा, बिकॉज ए और बी तो सही थे। तो मेन इसका सेकंड वाला पार्ट था वो आपको ग्राफ से कर लेना। उसके बाद 80-50 देखो एफ ऑफ एक्स आप लोगों को दिया हुआ है x-3 का पावर n1, x-5 का पावर n2, where n1 n2 belongs to नेचुरल नंबर, देन which of the following is not true। तो पूछा गया कि नीचे में से कौन सा ट्रू नहीं है।
तो पहले तो कौन सा ट्रू होगा कौन सा ट्रू नहीं होगा, मैक्सिमम मिनिमम की बात चल रही है, तो पहले तो डिफरेंशिएट करके सेकेंडरी पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। n1 इंटू x माइनस 3 का पावर n1 माइनस 1, उस टाइम पर x माइनस 5 का पावर n2 ऐसे रहेगा, प्लस इसका डिफरेंशिएट करोगे तो n2 इंटू x माइनस 5 का पावर n2 माइनस 1, तो उसके इसमें x माइनस 3 का पावर n1 ऐसे रहेगा। दोनों में से क्या कॉमन, x माइनस 3 का पावर n1 माइनस 1 और x माइनस 5 का पावर n2 माइनस 1, तो क्या रहेगा अंदर n1 इंटू x माइनस 5 प्लस n2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसका पहला स्टेशनरी पॉइंट x इक्वल टू 3, पहला स्टेशनरी पॉइंट, x इक्वल टू 3 दूसरा स्टेशनरी पॉइंट, x इक्वल टू 5 तीसरा स्टेशनरी पॉइंट, x इज इक्वल टू 3n2 प्लस 5n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। इसको सब्जेक्ट बना दिया होगा ना इसमें, ठीक है ना, कांस्टेंट दूसरी तरफ चला गया, इसका कोएफिशिएंट n1 प्लस n2 को डिवाइड कर चला गया। ये तीन वैल्यू आई, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3n2 प्लस 5n1 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। अब उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने ये पूछा है कि अगर आपका n1 3 है और n2 4 है, अगर n1 एक एक ऑप्शन चेक करते जाना पड़ेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इज नॉट ट्रू, तो n1 is 3 and n2 is 4, then there exists alpha belongs to 3 to 5 where a pertains local maximum, alpha between 3 to 5। तो पहले अगर n1 को 3 रखूंगा, n2 को 4 रखूंगा, तो वैल्यू कितनी आएगी, ये ऑप्शन के हिसाब से n1 3 है, n2 4 है। अच्छा n1 अगर 3 होता और अगर n2 अगर 4 होता, n1 अगर 3 होता तो फिर ये स्टेशनरी पॉइंट आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे देता, स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर स्क्वायर आ जाएगा तो फिर उस केस में 3 पे आप लोगों को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलना है। ये वैल्यू कितनी आएगी, n1 को 3 रखा, n2 को 4 रखा, 5 से 15, 4 से 12, 27 7 है ना, 27/7, 5 से तो छोटा ही होगा, यहाँ पर आया कुछ 27/7 और यहाँ पर आया 5, करेक्ट। 5 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि स्क्वायर था, है ना, और ये भी 5 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव, मतलब पूरा आंसर क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस तो आएगा बिकॉज इवन पावर था तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना होगा। तो अगर यहाँ पर अगर ये +2 माइनस गया तो ये पॉइंट जो होगा वो कौन सा पॉइंट है आपका, मैक्सिमम पॉइंट, और ये पॉइंट कौन सा है, मिनिमम पॉइंट। तो जो आपका मैक्सिमम पॉइंट ऑफ किसके बीच में, 3 और 5 के बीच में मतलब जो फर्स्ट वाला आंसर में क्या दिया, देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू 3 to 5 वेयर a pertains its local maximum, तो ट्रू हो जाएगा ये, पहला ट्रू हो गया, तो फिर दूसरों से सबको सारे चेक करने पड़ेंगे, इक्वल चेक कर लो बता कर। और कोई नहीं किया देखो ना, उसमें वैसे तो आप चेक करोगे तो अगर ए मैंने चेक किया तो फिर मुझे बी की जगह पर पहले सी ऑप्शन चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि n1 की वैल्यू सेम है और n2 की वैल्यू 5 दिया है। अगर n2 5 दिया तो ये भी 1 पावर हो गया, तो फिर 5 भी आप लोगों का पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा फिर तो 3 भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, 5 भी आपका। अब 5 से बड़ी वैल्यू के लिए अगर प्लस हो तो फिर यहाँ पर प्लस आएगा, फिर यहाँ माइनस आता होगा, फिर यहाँ पर भी वापस माइनस आता होगा। तो फिर ये पॉइंट जो है वो आप लोगों का लोकल मिनिमम दे रहा है, उसमें बोला गया कि नहीं लोकल मैक्सिमम दे रहा होगा, तो गलत हो जाएगा। पर इसमें फिर वही ऑप्शन से आपको करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं पता। बस 48
आपको पता करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ होने वाला है। इसका डिफरेंशिएशन से काम नहीं आ रहा है। एक्स है 3 log 1 plus x का 1/1 plus x माइनस log of 1 plus x है 3 x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो x माइनस x plus 1 इंटू log of 1 plus x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 1 plus x। ये पूरा डिफरेंशिएशन आपका कहाँ ग्रेटर देन 0 का कहाँ लेस देन 0 का इस पे डिपेंड ही नहीं करता है। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा 1 plus x इसलिए पॉजिटिव होगा because log का डोम है तो वो भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा इस पे। अब ये वैल्यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा उस पर आपको पूरा पता चलेगा कि एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करने को बोल रहा है और एक फंक्शन, क्योंकि ये तो जानते ही नहीं हम कब पॉजिटिव है, इसमें और एक फंक्शन बनाऊंगा। जहां पर मैं अटकूंगा वो मेरा एक नया फंक्शन और उसका बिहेवियर फिर पता करना पड़ेगा। और इसका बिहेवियर पता करने के लिए इसका डिफरेंशिएट करोगे। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 यहाँ पर प्रोडक्ट रूल x plus 1 अपॉन 1 plus x या x plus 1 माइनस सॉरी प्लस log ऑफ 1 plus x इसका डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा। ये भी 1 है तो ये कट हो जाएगा तो बचा ही क्या माइनस log ऑफ 1 plus x माइनस log ऑफ 1 plus x। ये आप लोगों का g डैश ऑफ x है करेक्ट। तो अगर यहाँ पर अब अगर मुझे पता करना है कि इसका बिहेवियर कैसा होगा, g डैश ऑफ x की वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये वैल्यू 0 का होगी x इक्वल टू 0 पे लोकल 0 हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू 0 पे 0 होगा ये तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए 0 से बड़ी वैल्यू के लिए पूरा आंसर नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव तो 0 से बड़ी छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। ये फंक्शन है ये फंक्शन और 0 से छोटी वैल्यू के लिए डिक्रीजिंग है राइट। इसमें g ऑफ 0 की वैल्यू 0 हो जाएगा ये log 1 0 हो जाएगा और ये भी 0। अगर g ऑफ 0 अगर 0 है तो 0 के आगे x अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो g ऑफ x का आंसर क्यों बिकॉज फंक्शन डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे x को बढ़ाओगे आप लोग आपका वैल्यू छोटा होता जाएगा राइट। और x अगर लेस देन 0 है तो फंक्शन कैसा है इंक्रीजिंग है और 0 पे क्या दिया उसने 0 दिया। और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ देगा इसलिए सबसे बड़ी वैल्यू 0 पे देगा। कहाँ देगा 0 पे देगा। 0 पे सबसे बड़ी वैल्यू देगा और 0 पे उसकी सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है उससे पहले कैसी वैल्यू होगी नेगेटिव। एक्स अगर लेस देन 0 है तो भी g ऑफ x क्या होगा आप लोगों का लेस देन 0 होगा सही है। तो ये आपका हमेशा नेगेटिव ही आएगा और नीचे का हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पूरा डिफरेंशिएशन लेस देन 0 के जो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज तो ये यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है और यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर यहाँ इंक्रीजिंग है तो सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ देगा 0 पे और उसके 0 पे वैल्यू 0 मिल रही है तो उसके पहले कैसी वैल्यू अगर ये सबसे बड़ी वैल्यू है नेगेटिव और 0 के आगे डिक्रीजिंग है तो इसलिए x बढ़ाते तो वैसे सबकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू होगी तो ये अगर 0 है तो उसके आगे जाओगे तो आपकी वैल्यू कम हो रही होगी तो भी लेस देन 0। दोनों केस में आपका आजू बाजू में नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये अगर नेगेटिव वैल्यू देने वाला है तो f डैश ऑफ x नेगेटिव होगी क्योंकि इसी को मैंने g ऑफ x माना हुआ है। और
कोई अगर कोई डाउट आए कर रहे हो आगे तो फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लो। हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस में जितना भी पार्ट था, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एक्सटेंशन ऑफ लिमिट, डिफरेंशिएशन और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस, ये सब कुछ है। अब उसका जो कैलकुलस का जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है, जैसे दो पार्ट है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस। ये वाला जो पार्ट है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस, उसके अंदर हम लोगों के पास क्या क्या है? तो उसके अंदर आप लोगों को इंटीग्रेशन में दो पार्ट है, वन इज कॉल्ड इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड वन इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। फिर इसका इंटीग्रेशन सीखने के बाद उसका एप्लीकेशन, जो हम लोगों को वैसे तो एरिया वॉल्यूम दोनों होते हैं, बट अभी आप लोगों को वॉल्यूम नहीं तो सिर्फ एरिया। तीन पार्ट करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस से छोटा, डिफरेंशियल बहुत छोटा, फंक्शन से लेके एओडी तक, ऑलमोस्ट फर्स्ट बुक आपका पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस का। इंटीग्रल कैलकुलस में मेनली ये तीन पार्ट है, इंडेफिनेट, डेफिनेट और एरिया, बट दोनों में फर्क ये है, नो डाउट इसका पार्ट कंपैरेटिवली डिफरेंशियल कैलकुलस से थोड़ा छोटा है, और इसका एप्लीकेशन जो है ना वो भी इजी है। जैसे यहाँ पर एओडी में आपको 5, एओडी के अंदर ही 6 पार्ट है, यहाँ पर एक ही पार्ट है एरिया, और वो भी ऐसा कुछ खास नहीं। अगर ग्राफ बनाना आता तो एरिया बहुत सिंपल है, राइट। यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम है वो उसके इंटीग्रेशन, ये वाला डिफरेंशिएशन से अगर कंपेयर करें डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। डिफरेंशिएशन तो कुछ था ही कहाँ, डिफरेंशिएशन आपको एक ही करो लाना चाहिए, कौन सा? चेन रूल। अगर मुझे चेन रूल आता तो दुनिया का हर डिफरेंशिएशन में आता है, एक ही रूल हर क्वेश्चन। यहाँ पर एक नया क्वेश्चन, एक नया रूल, इसमें कोई रूल नहीं है ना। क्वेश्चन बदलेगा, रूल बदल जाएगा, इसलिए यहाँ पर आप एक रूल पे काम नहीं कर पाओगे। इसलिए इंटीग्रेशन कंपैरेटिवली डिफरेंशिएशन से टफ होता है। इनफैक्ट जब मैथमेटिक्स में जब बनाया गया ना मेथड, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन बना है, क्योंकि इंटीग्रेशन को बोलते हैं प्रिमिटिव फंक्शन। आपको ओरिजिनल फंक्शन जानना होता तब क्या करते हो? इंटीग्रेशन करते हो। तो ओरिजिनल फंक्शन पहले बना होगा ना, उसके बाद फिर उसका रेट ऑफ चेंज बना होगा। तो ये पहले बना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन बना है। पर हमेशा हर जगह पर सिखाया जाता है पहले डिफरेंशिएशन, उसके बाद इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर ये पहले सिखाना लगेंगे तो फिर बच्चे वहीं से मैथ छोड़ना चालू कर देंगे, इसलिए टफ होता है, राइट। तो इसलिए पहले डिफरेंशिएशन थोड़ा कॉन्फिडेंस है बच्चों को, फिर इंटीग्रेशन सिखाया जाता है। मतलब ऐसा कुछ हार्ड वर्ड कुछ नहीं, बस ये कि थोड़े से आप लोगों को मेथड सीखने पड़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन में जरूरत नहीं थी, डिफरेंशिएशन के एक ही रूल होता है हर जगह पर, चेन रूल आता है तो सब कुछ आता है, राइट। अच्छी बात ये है इसके अंदर कि डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूला है सब इंटीग्रेशन में एप्लीकेबल है, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के प्रोसेस है। इसलिए इंटीग्रल कैलकुलस के और भी नाम है, जैसे इसको बोलते हैं तो प्रिमिटिव फंक्शन। प्रिमिटिव जो पहले बना होता है, तो कभी बोले कि प्रिमिटिव फंक्शन निकाल के दो, मतलब इंटीग्रेशन निकाल के दो। इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वो भी इंटीग्रेशन ही होगा। एंटी डिफरेंशिएशन, वो भी डिफरेंशिएशन ही है। इनमें से कुछ भी बोले आप इंटीग्रेशन करने वाले। प्रिमिटिव फंक्शन बोला जाए, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन बोला जाए, या एंटी डिफरेंशिएशन बोला जाए, ये हर केस में आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन निकालते हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन अगर एफ डैश ऑफ एक्स है, जो पता है कि एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स। ये जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन भी एक प्रोसेस ही है, और प्रोसेस मतलब एक मशीन है। मशीन मतलब एक फंक्शन है, डिफरेंशिएशन फंक्शन ही है। वो जब दूसरी तरफ जाएगा, जब प्रोसेस होने की वजह से वो इनवर्स होके जाएगा। डिफरेंशिएशन जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होके जाएगा? इनवर्स होके जाएगा। और ये जो डिफरेंशिएशन का इनवर्स है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन, जिसका सिंबल जो होता है वो ऐसा होता है, ये एस जैसा है ना। बट उस एस के पीछे भी रीजन है, बिकॉज ये समेशन का इनिशियल लेटर एस दिया हुआ है, वो सब बाद में देखते हैं कैसे आया ये सिंबल वगैरह।
बट आप इतना अभी तो याद रखो कि डिफरेंशिएशन का जो इनवर्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। उसका सिंबल ये है, और ये dx इसलिए लिखा जाता है जिससे आपको ये पता चले कि आपको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना। अगर डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा था तो इंटीग्रेशन भी x के रिस्पेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब तो ये नहीं हो गया कि डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूला उन सबका उल्टा कर लो और सब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर cos x है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। log x का डिफरेंशिएशन अगर 1/x है तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। tan x का डिफरेंशिएशन अगर sec² x है तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x। सही है। x रेज़ टू n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, nx रेज़ टू पावर n-1। वैसे ही जब x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन करा जाएगा, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन कर देगा, तो आप लोगों को पता होगा बिकॉज फिजिक्स में आपने यूज कर ही लिया होगा, x रेज़ टू n+1/n+1 बराबर है। और अगर मुझे जैसे एक बार बोर्ड में पूछा तो प्रूव करके दो कि x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये प्रूव करने के लिए फिर तो आपको ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके उसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो वो कौन करेगा। और मार्क्स में था 1 मार्क का क्वेश्चन, तो फिर ऑब्वियसली वो लोग चाहते ही नहीं होंगे, इनफैक्ट उस लेवल पे बोर्ड सोचता भी नहीं। तो उन्होंने तो क्या सोचा होगा कि भाई बच्चों को पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर एक दूसरे की इनवर्स प्रोसेस है, तो मुझे अगर ये प्रूव करना है कि x रेज़ टू n का अगर इंटीग्रेशन ये है तो ये इंटीग्रेशन अगर दूसरी तरफ जाएगा, डिफरेंशिएशन दूसरी तरफ जाता है तो इंटीग्रेशन होके जाता है, तो इंटीग्रेशन जब दूसरी तरफ जाएगा तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन को ये प्रूव कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। सही है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर ये प्रूव भी करना है तो मैं x रेज़ टू n+1/n+1 का डिफरेंशिएशन, और 1/n+1 कांस्टेंट है, x रेज़ टू n+1 का डिफरेंशिएशन n+1 इंटू x रेज़ टू पावर n है, तो ये कट गया, तो आपको जो प्रूव करना है वो आ गया। तो ये फॉर्मूला बस आप लोगों को अलग से याद करनी है इंटीग्रेशन में, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन x रेज़ टू n+1/n। पावर इंक्रीज हो जाता है, पावर पे कोई भी क्यों ना, जरूरी नहीं कि एक नेचुरल नंबर होगा या इंटीजर होगा तभी एप्लीकेबल है, कोई भी पावर के लिए, फिर वो रेशनल हो, इरेशनल हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शनल हो, कुछ भी हो, ये डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेबल है। और बाकी जितने भी फॉर्मूला डिफरेंशिएशन को सबका उल्टा कर लो, तो सब किसकी फॉर्मूला हो जाएगी, इंटीग्रेशन। आपको कोई बोले कि 2 रेज़ टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या आंसर दोगे, 2 रेज़ टू x का इंटीग्रेशन 2 रेज़ टू x+1 पे x+1 थोड़ी होगा, वो पूरा अलजेब्रिक मतलब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे ये तो पता चले कि आपको डिफरेंशिएशन को उल्टा करना क्या था। यहाँ तो बोल दिया कि हाँ डिफरेंशिएशन फॉर्मूला को उल्टा कर ले, इंटीग्रेशन को, तो फिर यूज भी तो करना आना चाहिए। a रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a रेज़ टू x log a। अगर a रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन अगर a रेज़ टू x log a होता है, डिफरेंशिएशन उस तरफ जाएगा तो इंटीग्रेशन होगा। तो इसका मतलब कि a रेज़ टू x log a का इंटीग्रेशन क्या होगा, a रेज़ टू x log a। पर आपको तो करना हमेशा इसका इंटीग्रेशन होगा, तो log a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। तो a रेज़ टू x को कुछ इंटीग्रेशन किया होगा तो क्या बोलूंगा, 2 रेज़ टू x log a। ठीक है। cos x का इंटीग्रेशन, cos x किसका डिफरेंशिएशन है, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस करेक्ट। sec x tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन cos x का इंटीग्रेशन माइनस cos x है ना। cos x का डिफरेंशिएशन अगर माइनस cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। ठीक है, वो 5-7 बार अप्लाई करोगे तो याद हो जाएगा, राइट। बस ये फॉर्मूला आप लोगों को अलग से याद करनी है। अब अगर x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन अगर x रेज़ टू n+1/n+1 होता है तो फिर व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x², 2x। x² का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2x। x² का
मैंने डिफरेंशिएशन किया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 2x। अगर मैं x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 2x। अगर मैं x स्क्वायर प्लस 50 का डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा। अब ये डिफरेंशिएशन अगर दूसरी तरफ गया तो क्या होके जाएगा, तो फिर अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए था x स्क्वायर। करके देखते हैं, 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 तो 2 और 2 कैंसल तो मिल गया x स्क्वायर। सही है, राइट। तो फिर अगर यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन अगर 2x था तो 2x का इंटीग्रेशन क्या मिलना चाहिए था x स्क्वायर प्लस 5, तो 5 तो मिला ही नहीं, मिला तो सिर्फ x स्क्वायर ही। वो इसलिए ऐसा हुआ बिकॉज इसका डिफरेंशिएट लिखा भी तो गलत है हमने, इसका डिफरेंशिएट 2x थोड़ी होता है, इसका डिफरेंशिएट 2x प्लस 0 होता है। वो 0 हम लिखते नहीं क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, बट होता तो 0 है, तो मुझे इंटीग्रेशन भी इसका करना पड़ेगा। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 2x का x स्क्वायर रहेगा और 0 का इंटीग्रेशन इस केस में 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का डिफरेंशिएट अगर 0 है तो 0 का इंटीग्रेशन इस केस में 5 होगा। यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 50 का डिफरेंशिएट अगर 2x प्लस 0 है तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो 2x का x स्क्वायर जो हमने यहाँ पर किया ही है और 0 का इंटीग्रेशन 50 होगा। पर हमें थोड़ी पता होगा कि वो किसका डिफरेंशिएट उनका 0 था, तो इसीलिए हमें नहीं पता होता है एग्जैक्टली कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, इसलिए हम जब इंटीग्रेशन खत्म करते थे कांस्टेंट को ऐड करते हैं। हम क्यों प्लस सी करते हैं उसका रीजन ये है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के हर क्वेश्चन जब कंप्लीट होगा लास्ट स्टेटमेंट, जब आपका इंटीग्रेशन खत्म होगा तब आप लोग को प्लस से लिखना मत है ना, नहीं लिखोगे तो बोर्ड में मार्क्स कटेंगे, ऑब्जेक्टिव में तो कुछ होता नहीं है, राइट। तो इसलिए आप ध्यान रखोगे कि इंटीग्रेशन में जब आप लोग इंटीग्रेशन खत्म करोगे तो लास्ट में प्लस सी लिखना नहीं भूलना। क्लियर। अगर हमें इसका बोले कि इंटीग्रेशन करके दो डिफरेंशिएट को, तो जैसे डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाता है हर फंक्शन में, इंटीग्रेशन भी अलग अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले आप किसका इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर का, क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 5x का x स्क्वायर बाई 2 7 log x का, अच्छा log x का तो क्या आता ही नहीं आप लोग, 7 बाई x का 1 बाई x किसका डिफरेंशिएशन है, तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या, बट हम लोग log x नहीं लिखेंगे, हमें हमेशा लिखेंगे log mod x, बाई log mod x, क्योंकि log सिर्फ किसके लिए होता है, डिवीजन के लिए होता है, इसलिए log mod x लिखेंगे। माइनस साइन x था तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x 9 का इंटीग्रेशन 9x, 9 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 9 का इंटीग्रेशन, क्योंकि 9 into 1 है ना, 1 किसका डिफरेंशिएशन है x का, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और लास्ट में खत्म होगा। ठीक है, राइट। फिर बाकी सारे जो होंगे कि भाई अगर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x दे रखा है और आपको बोला जाता है इसका इंटीग्रेशन करके दो, ऐसे तो करूंगा नहीं कि ऊपर का इंटीग्रेशन कर लिया डिवाइड बाय नीचे का इंटीग्रेशन कर लिया, तो होगा नहीं। पहले फंक्शंस को सेपरेट करके फंक्शन अलग अलग कर लूंगा, है ना, फिर x का इंटीग्रेशन करूंगा तो x स्क्वायर बाई 2 और 1 बाई x का mod x प्लस c। हमें दे रखा है कि tan पर x का इंटीग्रेशन करके दो, तो आप तो ये याद करोगे ना अभी के मोमेंट पर कि भाई tan पर x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो किसी का भी, किसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली tan पर x थोड़ी होता है, बट sec स्क्वायर x होता है, किसका tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। हम क्या करेंगे tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1,
मैं डायरेक्टली टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि किसी का डिफरेंशियल डायरेक्टली टेन स्क्वायर होता ही नहीं, बट सेक्स स्क्वायर होता है। तो टेन स्क्वायर की फॉर्मूला के हिसाब से सेक्स स्क्वायर -1 सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और 1 का इंटीग्रेशन इसके लिए 10 स्क्वायर आया तो उसको सेक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। cot स्क्वायर x आया तो cot स्क्वायर x को क्या लिखूंगा, डायरेक्टली फॉर्मूला होती नहीं तो cot स्क्वायर x को लिख लेंगे cosec स्क्वायर x -1 और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन -cosec cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन राइट। पर अब जो प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन में आई थी और जिसकी वजह से चेन रूल पिक्चर में आया था वो क्या था, क्यों चेन रूल की जरूरत क्यों पड़ी थी? फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा था वो मेरी प्रॉब्लम पड़ी थी। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि फंक्शन का डोमेन एक्स नहीं दिया जाता था और हमारे पास जितने भी फॉर्मूला जो सब सारी फॉर्मूला आपका डोमेन क्या होना चाहिए एक्स, और अगर साइन 2x देंगे तो मैं डायरेक्टली cos 2x नहीं लिख पा रहा था क्योंकि उसका डोमेन 2x हो गया, इसलिए हमें चेन रूल की जरूरत पड़ेगी। हम 2x को t मान लेते थे फिर वो पूरा चेन लगा देंगे, राइट। तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी तो आएगी। आप लोगों को sin x का इंटीग्रेशन आता है, क्या होता है sin x का इंटीग्रेशन? माइनस cos x प्लस c। आप लोगों को log x का इंटीग्रेशन नहीं आता है, बट 1/x का इंटीग्रेशन तो आता है। आपको x रेस टू n का इंटीग्रेशन आता है ना, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। पर अब आपका ऐसा जरूरी थोड़ी कि x ही देंगे, वो आपको डोमेन में तो कुछ भी देंगे, वो आपको देंगे 2x प्लस 3 रेस टू पावर 10 का इंटीग्रेशन करके दो। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 2x प्लस 3 रेस टू 10 का पूरा एक्सपांशन कर लूं बाइनोमियल थ्योरम से, 11 टर्म आ जाएंगे और फिर 11 टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर लूं, और बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं लगा पाऊंगा? क्योंकि ये फॉर्मूला लगती तब है जब वहां पर x हो, पर यहाँ तो 2x प्लस 3, पर फिर भी मुझे वही लगाना है। तो फिर एक ही ऑप्शन है, क्या मैं 2x प्लस 3 को t मान लो। जैसे अगर आपको 2x प्लस 3 रेस टू 10 का अगर डिफरेंशिएशन करना होता, भले हम डायरेक्टली लिखते हैं बिकॉज अब सीख गए हम, वरना तो होता तो मेथड यही था ना, 2x प्लस 3 को हम t लेते थे, y इक्वल टू t रेस टू पावर 10 बनता था, गुणना होता था मैं dy बाई dx, जब हमें पता चल जाता था वो पता ही नहीं कर पाएंगे बिकॉज y तो t के टर्म्स में आ गया है, तो हम उसमें फिर चेंज बनाते थे dy by dt into dt by dx, फिर dt कट होकर वापस dy by dx बन जाता। और dy by dt का मतलब होता था y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जिसमें मैं फॉर्मूला लगा पाता, ये होता ना, बट इनटू में फिर ये भी तो बच जाता था, और वो t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हम लोग 2 लिख लेते, तो t की वैल्यू वापस रख लेते। यही करते थे पूरा प्रोसीजर, वो तो हम सीख गए तो उसका डायरेक्टली करना चालू कर दिया, पर अदरवाइज पूरा प्रोसीजर सही है। तो सेम यहाँ पर भी वही होगा कि भाई यहाँ x जब तक नहीं होगा तब तक आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये क्या कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो अब अगर इसको मुझे अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना भी है तो इसको क्या मानना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल मानना पड़ेगा। वो मैंने t मान लिया, तो पूरा क्वेश्चन क्या हो गया, t रेस टू 10। अगर t रेस टू 10 है तो फिर dx काम करना बंद कर देगा, फिर वहां पर क्या चाहिए आपको, dt चाहिए। तो वहां पर आपको क्या चाहिए, dt चाहिए। तो dt कैसे लाऊंगा, dt मतलब क्या, चेंज इन t। अब t किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ पर dt by dx निकालूंगा। तो जब dt by dx निकालूंगा तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2, आपको वैल्यू किसकी चाहिए, dx की। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, dx की, जो कितना होगा dt by 2। वो कितना हो जाएगा, dt by 2। यहाँ से समझ जाए, ये 1/2 गया बाहर क्योंकि कांस्टेंट है। अब तो t रेस टू 10 का इंटीग्रेशन कर सकता हूँ ना इस फॉर्मूला से। अब इस फॉर्मूला से जब इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, t रेस टू 11 by 11 पर इंटू 2 5,
प्लस सी, टी की वैल्यू वापस रख लिया जाए क्योंकि ये हमारा एजम्पशन है। टी कितना है 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 11 अपॉन 22 प्लस 6 जो इसका आंसर हो गया। ये ठीक है, ये समझ आए? अगर हमें बोला जाए कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर ऑफ 5 माइनस 4x, क्या हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स की डायरेक्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन? क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन? tan x। अगर tan x का डिफरेंशिएशन अगर सेक स्क्वायर एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा। बट वो कब अप्लीकेबल है? राइट, जब वो सेक स्क्वायर एक्स हो तो इसका कि x नहीं है तो इसको क्या मानूंगा? t। तो अगर मैंने इसको अगर t माना तो फिर अब पूरा क्वेश्चन क्या बना? फिर dx की जगह पर क्या चाहिए? dt। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशिएशन dt by dx इक्वल टू 5 का डिफरेंशिएट 0 माइनस 4x का माइनस 4 dx की वैल्यू माइनस dt by 4 माइनस 1/4 कांस्टेंट बाहर चला गया। क्या रहा हमारे पास? सेक स्क्वायर टी। अब वो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t, क्योंकि tan का डिफरेंशियल अगर सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan हो जाएगा। तो क्या बन गया ये tan t प्लस c। t किसको लिया? 5 माइनस 4x को, और आगे तो माइनस 1/4 है प्लस। ठीक है ये। अब ये जो स्टेप कर रहे हैं हम लोग कि भाई टी लेके उसको सिंगल वेरिएबल में ला रहे हैं और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अगर उसको ध्यान से देखोगे तो वो क्या है? अगर मैं बीच के स्टेप्स नहीं करूं कोई भी, जैसे डिफरेंशियल में वही करते पहले सीखते थे फिर वो हटा देते थे, ये करते ही डायरेक्टली यहाँ पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वही करते हैं, ये बीच के स्टेप नहीं करेंगे हम, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कैसे जा सकते हैं। तो आप क्या करोगे? आपको सोचना ही नहीं है कि यहाँ क्या दिया क्या नहीं दिया, आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो। ये कौन सा फंक्शन है? यहाँ पर क्या फंक्शन को आइडेंटिफाई करते थे डिफरेंशिएशन में, वो भी तो यहाँ पर भी तो करना ही पड़ेगा। ये कौन सा फंक्शन? अलजेब्रिक नीचे वेरिएबल पावर कांस्टेंट, तो ये कौन सा हुआ? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में ये वाली फॉर्मूला लगाओगे, ये वाली फॉर्मूला अगर मैं इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली, ये बीच का स्टेप कुछ भी नहीं। अगर ये डायरेक्टली अप्लाई करूंगा तो आंसर क्या होगा? 2x प्लस 3 रेज़ टू पावर 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाय 11। जैसे इसमें भी तो हम वही करते थे, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते, यहाँ पहुंचते थे, यहाँ पहुंच जाते थे ना। फिर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम सोचते थे कि भाई हमने फॉर्मूला लेते टाइम किसी को x तो नहीं मान लिया, तो ये पता चलता था हाँ इसको तो हमने x मान लिया है। तो जिसको हमने x माना उसका डिफरेंशिएशन हम मल्टीप्लाई में करते थे, यही हमारा चेन रूल था। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, उसका जिसको हमने x माना उसका डिफरेंशिएशन हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई में करते थे। वो काम आपको इंटीग्रेशन में जब आप फॉर्मूला लगा लोगे ना, उसके बाद आप देखो आपने किसी को x माना तो नहीं है ना, था नहीं पर फिर भी आपने माना, तो यहाँ पर वही तो हुआ 2x प्लस 3, तो आपने क्या माना है? x। जिसको आप x मान रहे हो उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में करना है। यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन हम क्या करते थे? यहाँ पर उसका डिफरेंशिएशन आपको कहाँ करना है? क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का इनवर्स प्रोसेस है, तो ये उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आपका आंसर आ रहा होगा 2x प्लस 3 रेज़ टू 11 अपॉन 22 प्लस 6। समझ आए? तो वहां पर वही हुआ होगा। पहले मैं सेक स्क्वायर की डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan ऑफ 5 माइनस 4x, मैंने किसको x मान लिया? उसका डिफरेंशिएशन माइनस, उसका डिफरेंशिएशन माइनस, सही है ना? तो व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 7x? कंटिन्यूएशन जो भी डायरेक्टली लिखना है, ln 3 माइनस 7 ln ऑफ mod of 3 minus 7x divided by minus 7। ये माइनस 1 का आंसर है। x माना था तो उसका डिफरेंशिएशन हमने डिवाइड कर लिया, सही है? तो फर्क क्या है डिफरेंशियल में? जिसको आप x मानते हो उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में करते हैं,
इंटीग्रेशन वैल्यू x मानते हैं, उसका डिफरेंस नाम डिवाइड आ गया, राइट। तो फिर आप सोच रहे होंगे, तो फिर आप मैं जैसे बोल रहे थे कि भाई इंटीग्रेशन इजी नहीं है, इंटीग्रेशन में बहुत सारी मेथड सीखनी पड़ती है, क्वेश्चन बदलता है तो मेथड बदल जाता है, तो आप लोग इसमें क्या है, बस इसमें मल्टीप्लाई करके उसमें डिवाइड कर लेंगे, एक जैसे ही तो है। पर प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंशिएशन में जिसको आप x मानते हो उसका डिफरेंशिएशन आप मल्टीप्लाई में कर लेते हो, आप हर जगह कर पाते थे, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो। यहाँ पर वो आपको हर जगह पर करने नहीं देगा। ये जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मुझे बोल दिया जाए cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करके दो, तो अगर इसको अगर डिफरेंशिएशन करना होता cos स्क्वायर x का, तो हम क्या करते थे, इसको एक अलजेब्रिक फंक्शन मानते थे, cos x का होल स्क्वायर, फिर अलजेब्रिक फंक्शन वाली फॉर्मूला लगा देते 2 cos x, फिर इसको x माना है तो इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिख देते, यही करते थे। अब अगर मैं उसके हिसाब से चलूं, cos स्क्वायर x को मैं cos x का होल स्क्वायर लिख लूं, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन अगर इंटीग्रेशन कर लूं तो क्या हो जाएगा, cos x टू पावर 3/3 x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला लगाने के लिए हमने x किसको माना, तो उसका डिफरेंशिएशन कहाँ करते हैं, डिवाइड में, है ना, यही सिखाया मैंने कि उसका डिफरेंशिएशन आपको डिवाइड में कर लेना है, तो cos x का डिफरेंशिएशन प्लस 3, अगर ये करके होगा तो सब मिल जाए, ऐसा नहीं होता। तो आप बोलोगे वहाँ क्यों होता था, वो इसलिए नहीं होता। आप पूरा प्रोसीजर करो, आप ये अप्लाई करो, इसका मतलब आप cos x को क्या मान रहे हो, t मान रहे हो, पूरा प्रोसीजर से चलते हैं। cos x को मैंने t माना, cos x को जब मैंने t माना तो क्वेश्चन क्या हुआ, तो फिर यहाँ पर dx की जगह पर क्या आना चाहिए, dt, और dt लाने के लिए आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे dt बाई dx कितना होगा, माइनस साइन एक्स, व्हाट इज वैल्यू ऑफ dx, माइनस dt बाई साइन एक्स, माइनस dt बाई साइन एक्स, ऐसे होगा, dx क्या देगा, माइनस dt बाई, क्या ये माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन के बाहर निकलेगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, ये बाहर निकलेगा ही नहीं। अगर ये माइनस साइन एक्स बाहर निकल जाता, अगर निकल जाता तो फिर बचता क्या, टी स्क्वायर, और फिर वो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 होता, और टी क्यूब बाई 3 होता, और फिर वो टी की जगह पर cos x रख देता, जिसको मैंने लिया था, तो ये सही होता। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये बाहर ही नहीं निकलेगा। अगर ये बाहर नहीं निकलेगा तो फिर क्या करोगे, तो फिर आपको साइन एक्स की वैल्यू भी तो टी के टर्म्स में चाहिए होगी, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो फिर अगर मुझे इसके आगे अगर इंटीग्रेशन करना है इसका, अगर इसी मेथड से करना है, तो फिर मुझे साइन एक्स की वैल्यू लानी पड़ेगी, वो भी टी के टर्म्स में। अगर cos x t है तो साइन एक्स क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है ना, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस टी, और इसका इंटीग्रेशन करने में तो बहुत टाइम लगता है, इसका इंटीग्रेशन के लिए बहुत सारी मतलब मेथड सीखनी पड़ेगी, पर इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो इसका आंसर ये तो नहीं होगा। तो फिर वो जो मेथड सीखा है, वो मेथड इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लूंगा, और जिसको मैंने x माना उसका डिफरेंशिएशन में डिवाइड में कर लूंगा। दिस प्रोसेस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द लीनियर फंक्शन। ये मेथड सिर्फ कब एप्लीकेबल होता है, इसमें क्यों प्रॉब्लम नहीं है, इसमें क्यों ऐसे डायरेक्टली आंसर आ जाता है, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो बचता ही क्या था, बाहर निकल जाता है। तो ये जो प्रोसेस है कि आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके जिसको आप x मानते हो उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में कर लेना है, वो सिर्फ तभी एप्लीकेबल है अगर आप ax प्लस b को t ले रहे हो, क्योंकि इसका जब मैं t लेके इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो बचता ही क्या होगा, सर यही बचता होगा, तो x का प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, और ये तो कांस्टेंट के बाहर निकल जाता होगा, वो आपका बाकी सारे क्वेश्चन में नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन बदलता है तो मेथड नहीं सीखनी पड़ती, राइट। तो डिफरेंशियल में प्रॉब्लम नहीं आ रही, वहां पर वैसा कुछ था ही नहीं कि अलग वेरिएबल आ गया वैसा कुछ नहीं, राइट। तो फिर समझ आया ना क्यों नहीं कर सकते हर जगह पर, क्योंकि यहाँ पर अगर x आ गया तो उसका बाहर नहीं निकाल पाओगे, वो वेरिएबल है। तो जबकि मैं cos x का इंटीग्रेशन ऐसा नहीं करूंगा,
इससे तो बहुत इजी प्रोसेस है हमारे पास, क्योंकि हमें पता है ना कि वो वाला जो मेथड है जो आप लगा रहे हो कि भाई डायरेक्ट इंटीग्रेशन जिसको x माना उसका डिफरेंशियल डिवाइड, वो सिर्फ कब एप्लीकेबल है? तो इसका मतलब कि अगर वो मुझे अप्लाई करना तो मेरा प्रॉब्लम तो पावर है, पावर नहीं होना चाहिए ना, लीनियर फंक्शन होना चाहिए। तो मुझे ट्रिगो की सारी फॉर्मूला आती है, आपको भी आती होगी, आती है मतलब cos स्क्वायर x किसकी फॉर्मूला में आता है? पावर पावर हटाना है, तो 1 प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x क्या होगा? पावर ही गायब होगा, पावर गायब होगा। 1/2 तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का तो मैं कर पाऊंगा डायरेक्टली, cos 2x का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन 2x, cos का साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है ना, तो cos का इंटीग्रेशन साइन होगा। तो आपने ये फॉर्मूला लगाने के लिए किसको x माना? 2x, और 2x कैसा टर्म है? लीनियर है, तो वो वाला मेथड अप्लाई कर सकता हूँ कि जिसको x माना उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में कर लो। तो ये cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। हम सबसे पहले पावर हटाएंगे, अगर हटा सकते हैं तो, नहीं हटा सकते फिर तो आगे मेथड सीखेंगे। और जब तक हम लोग पावर हटा सकते हैं, जब मुझे दिया जाए कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करके दो, तो मेरा पूरा फोकस होना चाहिए 3 कैसे हटेगा। तो किसकी फॉर्मूला में साइन क्यूब एक्स आता है? अच्छा, एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि जिनको ट्रिगो की फॉर्मूला याद नहीं है उनसे तो क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला कौन सी अप्लाई करोगे उसकी तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए, पर वो भी याद है, इतनी बार याद कर चुके हो। साइन क्यूब एक्स किसकी फॉर्मूला में आता है? साइन 3x क्या होता है? साइन x माइनस 4। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन क्यूब एक्स? 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4। ये उस तरफ देगा तो प्लस हो जाएगा ना, और ये तरफ देगा तो माइनस होगा, पावर गायब। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 3 ऐसे ही साइन x का माइनस cos x और साइन 3x का माइनस 4 हो रही है, तो माइनस माइनस प्लस इसको x माइनस 3x को, तो उसका डिफरेंशिएशन बोला है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करके दो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करके दो। तो पावर है, पावर हटाना पड़ेगा। अच्छी बात ये कि दोनों का पावर सेम है, तो दोनों का पावर सेम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। साइन एक्स कॉस एक्स किसकी फॉर्मूला? साइन 2x बाई 2 और उसका स्क्वायर, तो साइन 2x बाई 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर, क्या बचा होगा? साइन स्क्वायर 2x। तो ऐसे 2 टर्म स्क्वायर में से एक सिंगल टर्म, और अभी भी साइन स्क्वायर का हटाना तो पड़ेगा ही, तो किसकी फॉर्मूला में आएगा? 1 माइनस cos 4x डिवाइड बाई 2। 1 माइनस cos 2x 2 साइन स्क्वायर x होता है, तो साइन स्क्वायर 2x क्या बनेगा? 1 माइनस cos 4x बाई 2, फिर वो 2 भी बाहर, तो 1 बाई 1 का इंटीग्रेशन x cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x। ठीक है ये? तो ये मैंने आप लोग को थोड़ा सा बेसिक इंटीग्रेशन के कंसेप्ट समझाया। तो एक सबसे पहली मेथड आपको एक मेथड सीखा है, कौन सी? अगर आप लोग किसी लीनियर को अगर x मान सकते हो तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर पाओ, अगर लीनियर है तो। अगर मेरा एजम्पशन अगर ax प्लस b को लेके हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं, तो फिर आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लो और जिसको आप c ले रहे हो उसका डिफरेंशियल डिवाइड में कर लेना, ठीक है। बट कब एप्लीकेबल है? जब वो लीनियर हो। तो आपको कभी किसी पावर का क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिकली जब ट्रिगो का पावर होता है, तो पावर को हटाने की ट्राई करना है, हट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और मोस्ट ऑफ टाइम हट जाएगा, नहीं हटेगा तो फिर और भी प्रोसेस है हमारे पास काम करने के लिए, पर
पहला ट्राई वही करेंगे तो पावर हट जाए। जैसे उसमें साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स तो पावर सेम था, अगर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स होता तो दोनों का पावर हटाता और अलग अलग हटाता। साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखता, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स होता, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता। क्यों? बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स पहले हटा था 1 माइनस कोस एक्स बाई 2, फिर कोस क्यूब एक्स हटा था, कोस क्यूब एक्स किसकी फॉर्मूला बात है, कोस 3x, तो कोस 3x क्या होगा, माइनस 3 कोस x, तो ये हो जाएगा कोस 3x प्लस 3 कोस x डिवाइड बाई 4, है ना। फिर ये 4 टू 8 बाहर आएगा, फिर इनके ब्रैकेट ओपन करोगे, ऐसा थोड़ी कि इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, मल्टीप्लाई में भी तो है, तो फिर ब्रैकेट भी ओपन होगा तो क्या बनता, cos 3x प्लस 3 cos x माइनस cos 2x इंटू cos 3x प्लस 3 टाइम cos 2x, सॉरी माइनस 3 टाइम cos 2x इंटू cos x, करेक्ट। अब 1 2 3 4, इस 4 में सभी आप किसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, cos 3x का क्या हो जाएगा, cos 3x का इंटीग्रेशन प्लस साइन 3x डिवाइड बाई 3, वो वही cos को माइनस की आदत सभी है ना, तो थोड़े टाइम में छूट जाएगी, वो इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगी, तो फिर याद रहेगा कि cos में प्लस आएगा, तो cos 3x का sin 3x बाई 3, cos x का sin, तो यहाँ तो हो जाएगा, बट यहाँ पर भी तो प्रॉब्लम आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो वापस वो मल्टीप्लाई को हटा के प्लस माइनस लाना पड़ेगा, तो उसके लिए वापस 2cc वाली फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या होता है 2 cos a cos b, जाके सबसे पहले वही डिवाइड करो, cos 3x प्लस 3 cos x, 2 cos a cos b की फॉर्मूला क्या है, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, बट 2 cos a cos b तो 2 गायब था, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। सेम यहाँ पर भी वही 2 cos a cos b, तो 2 cos a cos b लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, अब देखोगे तो सारी जगह पे सारे टर्म सिंगल हो चुके हैं, फिर 3x वाले टर्म को साथ कर लेना, x वाले टर्म को साथ में कर लेना, फिर नॉर्मल। ये सारी प्रॉब्लम आपको डिफरेंशियल में नहीं आती है ना, साइन करेक्शन तो कोस पर हम डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, तो फर्क ही नहीं पड़ता है किसका पावर है, वो लीनियर है या नहीं है, तो यहाँ पर फर्क पड़ेगा। तो इतना क्लियर है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्लास में इस की बातें करेंगे, तो और एक क्लास आपके पास है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका टाइम होगा, क्योंकि काफी कुछ चल जाएगा, तो फिर आपको इंटीग्रेशन का असाइनमेंट करना चालू करना पड़ेगा, तो तब तक और एक क्लास का टाइम है।